ईरान। पिछले साल 28 दिसंबर से ईरान में आग लगी हुई है। शहर शहर वहाँ के जल रहे हैं। लोगों ने वहाँ की खामनेई सरकार के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ सर पर कफन बांध करके सड़कों पर निकलने और आवाज़ बुलंद करने का फैसला कर लिया है। इसलिए लोग सरकार हटाने के लिए सड़कों पर हैं, लगातार नारे बुलंद कर रहे हैं और वहाँ की पुलिस और फौज गोलियां चला रही है, आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। ईरान में हालात विस्फोटक हैं तो क्यों हैं? क्या ईरान पर अमेरिका हमला करेगा? क्या ईरान में इस्लामी राज जो आज की तारीख में है वो ख़त्म होगा? यह जो 3 बड़े सवाल हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। हमने कल आपको बताया था कि इस्लाम में जो इस्लामिक सिस्टम है, जो सत्ता का बंदोबस्त है, वो ढांचे में कैसा है, और आज जो वहाँ ख़तरा है, लोगों की जो आवाज़ है, उससे सत्ता कितनी हिल रही है और उसके कब तक बने रहने की गुंजाइश दिख रही है। अमेरिका का ट्रंप क्या करने वाले? ट्रंप ने वैसे पब्लिकली ईरान में जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको लेकर के अपना एतराज़ जताया है, प्रोटेस्ट का समर्थन किया है। प्रोटेस्ट के खिलाफ जो सरकार कर रही है उसका उनको विरोध है और कह रहे हैं कि अगर प्रोटेस्ट पर गोलियां चली तो फिर ठीक नहीं होगा, अमेरिका घुसेगा। जो कमज़ोर होती स्थिति ईरान की है उसका फ़ायदा अमेरिका उठा रहा है, यह आप मान सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग ईरान को अमेरिका करना चाहता है, ट्रंप करना चाहते हैं। अमेरिका ने पहले वेनेजुएला में अपने आप को बिठाया, कब्जा किया। वेनेजुएला दुनिया का वह देश है जहां सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व है। टॉप 5 देशों में वेनेजुएला, और ईरान उन्हीं टॉप 5 देशों में आता है। तो जैसे वेनेजुएला पर अमेरिका ने अपना कब्जा किया, वहाँ के प्रेसिडेंट को उसने उठा लिया या अपहरण कर लिया, अपने यहाँ बंद कर दिया, ईरान में क्या वैसा करेगा? नहीं करेगा। क्यों? आगे बताएंगे। लंबे समय तक लेकिन वो पाबंदी लगाए हुए था वेनेजुएला पर, अब पाबंदी ईरान के ऊपर भी है। उसने धीरे धीरे वेनेजुएला की सरकार को, सत्ता को कमज़ोर किया। ईरान की सरकार की भी कमज़ोरी सामने दिख रही है और लोग अब सामने आ गए हैं, सड़कों पर आ गए हैं। अमेरिकी तेल कंपनियों के लिए रास्ता जैसे वेनेजुएला में साफ हुआ, ईरान के लिए भी वो कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब जो जानकार हैं वो मानते हैं कि ईरान के मामले में अमेरिका ठीक उसी रास्ते पर चल रहा है जैसा वो वेनेजुएला के यहाँ चला। ईरान तेल उत्पादन के मामले में दुनिया के बड़े देशों में आता है। चीन जो ईरान से, वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में तेल लेता है, उसका रास्ता बंद हुआ वेनेजुएला का। अब रास्ता अगर यह सत्ता जाती है तो ईरान का भी बंद हो सकता है। यानी कि जो पावर संकट है, ऑयल क्राइसिस से चीन में, वो वहाँ बढ़ सकता है। और सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में ईरान के ऊपर अमेरिका अगर आकर के बैठ जाता है या अमेरिकी समर्थित सरकार वहाँ बन जाती है रज़ा पहलवी वाली, तो फिर उस पूरे इलाके में अमेरिका को, उन देशों को हैंडल करना आसान हो जाएगा जिन देशों के साथ उसके अपने रिश्ते अभी ठीक नहीं हैं। और रूस चीन के पास में होगा। रूस चीन का एक मजबूत दोस्त भी हाथ से निकल जाएगा अगर ईरान के ऊपर अमेरिका आकर के बैठ जाता है तो। अब दुनिया में तेल का जो खेल है, ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, यह बहुत संभव है कि वहाँ के लोगों की ऊब, आक्रोश, घुटन और सरकार की ज़्यादतियों के खिलाफ बगावत है। और ये स्थितियां ही अमेरिका को मौका दे रही हैं। लेकिन ट्रंप और ईरान, ट्रंप सरकार ने ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की नीति चलाई। ये तेल का खेल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हमने यूरोप से खरीदा, रूस से, तो हिंदुस्तान के ऊपर उन्होंने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ डाला, 50% किया, और हिंदुस्तान अमेरिका के बीच का कारोबार बंद हुआ। हिंदुस्तान को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अब हिंदुस्तान एक नया रास्ता अख्तियार कर रहा है। यूरोप के देशों के साथ हिंदुस्तान के टाई अप्स हो रहे हैं। आज ही खबर है, जहां आप देख सकते हैं, कहीं भी आपको यह खबर मिल जाएगी। यूरोप के देशों के साथ हिंदुस्तान के व्यापारिक संबंध बढ़ रहे हैं।
संधियां हो रही हैं और एक नया रास्ता कारोबार का खुल रहा है। अमेरिका के साथ समझौता किए बगैर ही हिंदुस्तान अपने बाजार की या अपने सामान के लिए नया बाजार निकाल रहा है। ईरान के ऊपर अमेरिका की नज़र है। गुपचुप तरीके से तेल बेचा जा रहा था। शैडो कंपनीज, अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी खाड़ी के इलाके में अमेरिका ने बढ़ाई ताकि नज़र रखो, ये पाबंदी कामयाब होनी चाहिए। ईरान की जो अभी की सरकार है और उस सरकार की जो गतिविधियां हैं उनके ऊपर भी काबू रखा जा सके, इसलिए वहां उस तरह से सैनिक बंदोबस्त किया। बयानबाजी भी तेज है। अमेरिका फिलहाल खुली जंग से बचना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर जंग हुई तो हार्मुज का जो स्ट्रेट है, अब मैं हार्मुज स्ट्रेट आपको दिखाना चाहता हूं, वो बंद हो जाएगा। और हार्मुज स्ट्रेट अगर बंद होता है तो फिर दुनिया के जितने भी बड़े तेल उत्पादक देश हैं, स्ट्रेट का मतलब ये है कि समंदर का एक बड़ा इलाका और समंदर का दूसरा बड़ा इलाका, इन दोनों इलाकों के बीच में एक पानी का जो गलियारा बनता है उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। और ईरान के पास जो स्ट्रेट है वो हार्मुज स्ट्रेट है। और कुवैत, इराक, सऊदी अरब, ईरान, इन सभी देशों से जो तेल लेकर के टैंकर चलते हैं वो हार्मुज स्ट्रेट से ही निकलते हैं। अगर अमेरिका हार्मुज स्ट्रेट के ऊपर हमला, ईरान के ऊपर हमला करता है तो उस स्ट्रेट से उन जहाज़ों का आना बंद हो जाएगा। दुनिया में अलग तरह का तेल संकट खड़ा हो जाएगा और इसमें खुद अमेरिका भी शामिल है, उसके लिए भी क्राइसिस होगी। इसलिए सीधा सीधा अमेरिका ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा, इस बात की आप उम्मीद रख सकते। जंग की स्थिति नहीं आएगी। अगर इजराइल के हमले के बाद, जो पिछले साल इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था और अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स आए थे, उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को ध्वस्त किया था और वो सिर्फ एक बार का हमला था। मौका देखा था अमेरिका ने, बम गिराए थे और जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी ईरान की उनको उसने ख़त्म कर दिया था। ईरान बहुत पीछे चला गया परमाणु बम बनाने के लिहाज से। लेकिन सीधे तौर पर जंग अभी नहीं करेगा अमेरिका, इसलिए चाहता है कि ईरान के हालात को लगातार वो इतना विस्फोटक बना दे या वो खुद ब खुद बन जाए कि वहाँ की सरकार को हटने या उस सरकार को हटाने के लिए अमेरिका आगे आए, दुनिया कहे कि ठीक है भाई कर लो, और वहाँ फिर रज़ा पहलवी बैठ जाएं। रज़ा पहलवी जिनके पिता कभी ईरान के शाह हुआ करते थे और उन्हीं को हटा करके वह हुकूमत आई जिसका एक वारिस खुमैनी है, इस्लामी हुकूमत। अगर यह सत्ता जाती है तो फिर रज़ा पहलवी ईरान के ऊपर आकर के बैठेंगे और फिर अमेरिका अपने इशारे पर ईरान चलाएगा। वो ऐसा चाहता है। तो रूस और चीन का एक साथी दोस्त जो सेंट्रल एशिया का है, वेस्ट एशिया का है, वह जाएगा। चीन का एक दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर भी हाथ से जाएगा वेनेजुएला की तरह। और चीन जो ताइवान के आसपास अपने जहाज़ घुमाता रहता है, ताइवान को 2030 तक चीन का हिस्सा बनाने का दावा करता है, वो अगर जंग में उतरेगा तो यह क्राइसिस भी उसके ऊपर असर डालेगी और अमेरिका का सामना करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, यह उम्मीद कर रहे हैं ट्रंप। ग्राफिक्स के हवाले से, ग्राफिक्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मेरी पीसीआर टीम कह रही है कि ये स्टेट है, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको मैं बताना चाहता था। ये ओमान का गल्फ है, फिर अरब सागर और वो अरब सागर जो हमारी तरफ आता है हिंदुस्तान की तरफ, मुंबई का अरब सागर, मुंबई के सामने आप देखते हैं। तो अरब सागर से गल्फ ये ओमान है और यह जो है ये पर्शियन गल्फ है, यानी कि ईरान के नीचे जो समंदर का हिस्सा है जिसको गल्फ ऑफ पर्शिया कहते हैं, इसके बीच में यह पतला गलियारा जो है, इस गलियारे को हम हॉर्मुज स्ट्रेट कहते हैं। ईरान के ऊपर अगर हमला होता है, ईरान जंग में आता है तो स्ट्रेट बंद होगा। क्या होगा? यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, उन सबों के तेल इसी रास्ते से दुनिया के तमाम देशों में जाते हैं। वो यूरोप हो तो, वो हिंदुस्तान हो तो, या फिर दूसरे सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हो तो। इसलिए
यह जंग फिलहाल नहीं होगी, यह मान सकते हैं। अमेरिका सीधे ईरान को युद्ध में नहीं झोंकेगा, लंबे समय तक युद्ध नहीं चाहता, लेकिन सत्ता बदलना चाहता है। सत्ता बदलने के लिए अगर छोटे लेवल पर कोई जंग करनी पड़ी या वेनेजुएला की तरह कोई ऑपरेशन करना पड़ा तो उसकी तैयारी अमेरिका करके रखा हुआ है। अब एक और ग्राफिक्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं और इस ग्राफिक्स के जरिए भी आप, यह ईरान है और जितने भी ये ब्लिंक करने वाली जगहें हैं, ये सब ईरान के वो शहर हैं जहां खून खराबा चल रहा है, जहां ईरान के लोग सड़कों पर हैं। ज़्यादा प्रोटेस्ट है। जो वहाँ की सरकार है खामनेई की, उस सरकार के खिलाफ समूचा ईरान उठ खड़ा हुआ है और सरकार कहती है कि दरअसल ये अमेरिका के इशारे पर इस्लामिक सत्ता को हटाने की एक बड़ी साजिश है। ईरान के लोग इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन ये ईरानी है और ये इसलिए भी है कि बहुत लंबे समय से ईरान की फ़ौज, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो और उसकी पैरामिलिट्री फोर्स, यह सब की सब वहाँ के लोगों की आज़ादी और जीने के तौर तरीक़ों पर इतनी बंदिशें डाले हुए हैं, इतना अत्याचार जुल्म है कि लोगों ने मरने और जीने के बीच में फ़र्क करना बंद कर दिया है। ये ईरान ही है जो अभी उबल रहा है, ये ईरान ही है जहाँ सत्ता बदल सकती है। बंदूक की नोक पर फौज की ताकत के बूते सत्ता बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है। और आज अगर पीछे मुड़ करके आप एक दशक देखेंगे तो लीबिया से लेकर के मिस्र तक और सीरिया तक, वो सभी देश अगर बदल गए, तख्ता पलट हो गया, सिर्फ इसलिए कि वहाँ के लोग खड़ा हुए और उस सत्ता को या उस शासन को उखाड़ फेंका जिसके आगे वो लगातार घुट रहे थे। दमन, शोषण लगातार चल रहा था। अपने मुल्क में अपनी सरकार के नाम पर जिस तरह की ज़िंदगी लोग जीते रहे हैं, उस तरह की ज़िंदगी से तौबा करना चाहते हैं। ईरान में भी ऐसा ही है, इसलिए ईरान में सत्ता बदलेगी, इस बात की संभावना बढ़ती चली जा रही है और ये ट्रंप की एक बड़ी जीत होगी। कभी मौका आएगा तो ट्रंप की जो पूरी फिलॉसफी है या जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स ट्रंप कर रहे हैं वो आपको सनकी पागल लग रहे होंगे, लेकिन बहुत कुछ है जिसको समझना ज़रूरी है और वह ट्रंप के एक नए चेहरे को हमारे आपके सामने लेकर के आ सकता है। अब आगे पहलवी शासन और इस्लामी राज के बीच का अंतर समझ लीजिए, ताकि क्यों वहाँ पहलवी शासन लोग लाना चाहते हैं और यह जो इस्लामी राज है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। जो मैं कहता हूँ कि आदमी अपने मुल्क में अपने तौर तरीके के साथ जीना चाहता है। आज की तारीख़ में 1979 से लेकर के 2026 तक वो जो शासन है एक बहुत ही पाबंद समाज है, बहुत सारी बंदिशें हैं कि हिजाब लो। आप हिजाब के चक्कर में आप देखिए कि 2022 में 22 साल की एक लड़की को आपने पकड़ा और कस्टडी में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद पूरा ईरान सड़कों पर आ गया था, बहुत सारी मौतें हुई थी क्योंकि गोलियां चली थी। कट्टर इस्लामिक कट्टरवाद वहाँ है और शरिया के मुताबिक चलता है। हिजाब ज़रूरी है, पहनावा ओढ़ावा बहुत ज़रूरी है। पहले जो पहलवी शासन था एक खुला समाज था, उदार माहौल था, उदार तबीयत के लोग थे। महिलाओं को आप उस समय के कपड़े देखेंगे तो महिलाएं खुले तौर पर चल रही थी, वो अपने मन मुताबिक कपड़े पहन रही थी, जीने की आज़ादी थी, बोलने की स्वतंत्रता थी और शिक्षा महिलाओं को उस पर जोर था और हर धर्म के लोगों को ईरान में रहने और बराबर के अधिकार के साथ जीने का हक था। और यह जो बदलाव है वापस उसको लाना चाहते हैं, इसलिए ईरान में हालात ऐसे हैं। इन सब के बीच यह भी जानना ज़रूरी है कि ईरान में जो हालात हैं वो क्यों इतने ख़राब हैं, ईरान की स्थिति क्या है, इसे भी एक बार समझ लेते हैं कि कारण क्या है। और ये कारण जो अभी आप देख रहे हैं ये तात्कालिक कारण है, ऐसा नहीं कि तुरंत के हैं, ये चलते ही रहे हैं। लेकिन अब माहौल ऐसा बन गया कि लोग उब गए और वो आ गए कि चलो अब जो होगा देखेंगे, इस पार या उस पार। महंगाई बहुत अधिक है, बेरोज़गारी, अब आप समझिए कि महंगाई 50 to 70% है, बेरोज़गारी 80%। और $1 अगर आप लेकर के ईरान में जाते हैं तो ईरान का जो रियाल है वो 14.5 लाख है।
14.5 लाख ट्रक भर करके आप लाएंगे $1 में। ये स्थिति है। पैसे के वैल्यू, ईरान की करेंसी इतनी गिर गई है, ईरान यहां आ गया है। वह देश जिस हालत में है वहां के लोगों के लिए बेहतर नहीं है। इसलिए ईरान में महिलाओं की स्थिति को भी एक बार जानना चाहिए आपको, क्योंकि वो आधा समाज का हिस्सा होता है। और जिन महिलाओं को पहले जीने पहनने की आज़ादी थी, उन महिलाओं के लिए अब पाबंदियां हैं। हिजाब पहनना आपको ज़रूरी है, शरिया है, शरिया कहता है आपका। सामाजिक असमानता यह है वहाँ। आप महिला हैं, आप अकेली नहीं निकल सकती हैं। शरिया यानी कि कुरान और हदीस के मुताबिक जीने का जो तौर तरीका बनाया गया है, अपने अपने मुताबिक, अपने अपने तरीके से लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन किया और शरिया लागू कर दिया। पारिवारिक अधिकारों में भेदभाव रहता है, बेटी को कम बेटे को ज़्यादा। शिक्षा और नौकरी में भी महिलाओं के साथ भेदभाव है। तो यह महिलाएं भी वहाँ अगर नाराज़ हैं और वो उबल रही हैं, इसका कारण यह भी है, ये कारण जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ और यह भी ज़रूरी है, कुछ कहती है। कुछ लोगों के लिए देश नहीं मजहब बड़ा है। मैं ईरान की बात कर रहा हूँ और उसका असर कहाँ है? हिंदुस्तान के भीतर। जो लद्दाख हमारा है, लद्दाख के करगिल में ईरान और वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के समर्थन में एक बड़ी रैली निकाली गई। ये रैली की तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर है। 14 जनवरी को शिया समुदाय के लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे और ईरान की सरकार के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। रैली में जहां एक तरफ ईरान को समर्थन दिया गया, तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल का विरोध किया गया, उनके खिलाफ नारे बुलंद किए गए। लेकिन सवाल ये है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। बांग्लादेश में जिस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं, चुन चुन करके उनको निशाना बनाया जा रहा है, उन हिंदुओं के लिए क्या भारत के भीतर मुसलमानों की यह आवाज़, यह लामबंदी आपने कभी देखी? सिर्फ मजहब ने यह कारण पैदा कर दिया कि हम ईरान के लोगों के लिए तो बहुत बेचैन हैं, लेकिन बांग्लादेश के लोगों के लिए हम चुप हैं, क्योंकि वो दूसरे धर्म के लोग हैं। और यही है कि जब आप कहते हैं कि आपके लिए मजहब पहले है, मुल्क बाद में है, या मुल्क से मजहब बड़ा होता है, तो फिर सवाल किया जाता है। और कभी भी मुल्क से बड़ा मजहब नहीं हो सकता है। मजहब का वसूल ये है कि जो मेरी माटी है, जो मेरी धरती है, उसकी रक्षा करना और उसके प्रति अपने आप को जीवन भर समर्पित करके रखना मेरा पहला दायित्व है। और यही इस्लाम के कुछ लोग जब यह कहते हैं कि मजहब बड़ा है मुल्क से, या वंदे मातरम हम नहीं गा सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ किसी और की पूजा की मनाही है, तो ये बात गले नहीं उतरती, ये ठीक भी नहीं है।